पहले बात बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदू संत समाज गुस्से में है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पीएम मोदी से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देकर हिंदुओं को बचाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से बांग्लादेश की दूरी 1792 किलोमीटर, कोलकाता से दूरी 305 किलोमीटर और बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है। हिंदुओं की खाल उधेड़ने की बात हो रही है, लेकिन कट्टरपंथियों का जी इतने में कहां भरने वाला था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके मुखिया और नोबेल शांति पाने वाले मोहम्मद यूनुस फिलहाल अपने देश की कट्टर पहचान के लिए बदनाम हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है। सवाल उठता है कि क्या वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या वो बांग्लादेश की कट्टर नेता खालिदा जिया के इशारे पर काम कर रहे हैं, या वो खुद ही कट्टर हैं और शांति का चोला ओढ़े हुए हैं? ओफ, ये वीडियो काश मोहम्मद यूनुस ने देखा होता। ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस्कॉन के समर्थकों पर कट्टरपंथी तो छोड़िए, वहां की सेना और पुलिस लाठी, डंडे और हथियार लेकर टूट पड़ी। महिलाओं तक को संभलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश में इसी साल बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए थे। खाने पीने का संकट पैदा हुआ तो इस्कॉन के संतों ने मदद की, लेकिन अब उसी इस्कॉन के संतों को जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने पर उनके समर्थकों पर अत्याचार किया गया। उसी संस्था को अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गले नहीं उतरती। बांग्लादेश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 100 दिन की यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। इन 100 दिनों में हिंदुओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। शेख हसीना के हटने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इन 100 दिनों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक हाशिए पर चले गए। यह आंकड़ा 5 से 20 अगस्त के बीच का बताया गया है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। संविधान में सेकुलर लिखने वाले देश बांग्लादेश में लोकतंत्र बैसाखियों पर आ गया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, साजिश के अलावा हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके समर्थकों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बांग्लादेश यूं तो भारत का पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान की तरह कट्टरता और आतंक के रास्ते पर चलकर अपने साम्राज्य की फिराक में है। देखिए, वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। बांग्लादेश मोदी सरकार जब से आई है, उसकी गतिविधियों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कई देशों में भारतीय जो वहां रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उन पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश में विशेष रूप से हिंदुओं पर याद आती है इंदिरा गांधी। काश मोदी जी उनसे प्रेरणा ले पाते और हिंदुओं की और भारतीयों की रक्षा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, दुनिया में जहां भी हो रही हो उससे कर सकते। और इधर अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर के होने के दावे वाले केस पर
पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब ये मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। ये तो मुल्क को खून खराबे और बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं, ये देश की बुनियाद को हिला रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान अजमेर केस पर आया है, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर इस तरह से बयान दिया जो नफरत के भाव को फैलाता है, दिखाता है, दर्शाता है। दरअसल एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है। और इधर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने हरविलास शारदा की किताब में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 यानी पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है, वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है। पेज नंबर 94 यानी उसके नेक्स्ट पेज पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 पर लिखा हुआ है कि बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं, इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 की अगर बात करें तो उस पर हिंदू परंपरा के मुताबिक बताया गया कि तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली यानी कि घंटी बजाने वाले के रूप में जाना जाता है। तो अलग अलग चैप्टर्स पेज नंबर बताए गए हैं जिसपे पूरे तरीके से कि जो अजमेर दरगाह बनाया गया है उसके पीछे हिंदू होने का या हिंदू मंदिर होने का, शिव मंदिर होने का जो दावा किया गया है वो इस हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव बुक के पेज नंबर 93 से 96 तक उन सब में इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चलें कि हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सर्वे से सच सामने आने की बात कही है। जी हां, तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की भी मांग की है। सुनिए जरा। असुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते हैं। अरे भाई तो आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो असुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हताशा में है, निराशा में है, इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो उनके बात में कोई दम नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947
15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये RSS बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर आप देख तो राजनीति चल रही है देश में। और भोपाल में फिर से डिजिटल अरेस्ट। जी हां, एक डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला भोपाल से सामने आया है, जहां अवधपुरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने फर्जी CBI अधिकारी बनकर 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। 3 दिन बाद जब महिला के पति को संदेह हुआ तो उसने पुलिस से उसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला का लाइव रेस्क्यू किया। इसके पहले भी आपने देखा था कि जहां पर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। एक बार फिर से एक महिला को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। उसके पति को जब संदेह हुआ तो फौरन उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और महिला का लाइव रेस्क्यू पुलिस के द्वारा किया गया है। ये लाइव तस्वीरें महिला का रेस्क्यू जब लाइव किया गया था, जब वो डिजिटली अरेस्ट थी, जब वो साइबर फ्रॉड का शिकार हुई, उस समय की ये तस्वीरें हैं। जी बताइए साहब, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? बम्बई से। बम्बई में कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से थाने से बोल रहे हैं? कौन सा? अंधेरी पुलिस स्टेशन से। कौन सा आप बोल रहे हैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से? प्रदीप सावंत। जरा फोटो पे आ जाओ ना, वीडियो कॉल पे आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्यों? शक्ल तो देखूं तुम्हारी जरा। बाजी का रिश्ता देना तो फालतू की बकवास कर रहा है? अभी कर रहा हूँ तेरे इस नंबर पे एक FIR लॉन्च कर रहा हूँ तेरे नंबर पे, ठीक है ना? अरे फोन कोई नहीं काट रहा, फोन तो करने के लिए ही तुमसे बात कर रहा हूँ। CBI ऑफिसर बोल रहा है, CBI ऑफिसर बोल रहा है। 2 दिन से इस महिला को बेचारे को परेशान करके रखा हुआ है। हैं? मैं बोल रहा हूँ ACP गोविंद को, ACP भोपाल से बोल रहा हूँ। अबे फर्जी पुलिस है। अबे बैच नंबर नहीं होता है, बैच नंबर्स होते हैं आरक्षकों के, सिपाहियों के। पगले कौन से सीनियर से बात करते हैं? तो फोटो दिखाना, सीनियर है तू। काय का सीनियर? फोटो दिखाना अपनी, सीनियर हो तो। मैं तो दिख रहा हूँ ना फोटो पे। Just for 2 days, just you are making a digital arrest of a senior citizen woman. You just don't ashamed of you. Ashamed of what? Ashamed of what? Just making a digital arrest of a senior citizen and asking a ransom. And asking a ransom. You know this is a crime? You are in the police department and you must know there is no digital custody in any law. So why just you are asking? Why you are just making a call again and again and call to a woman? I am a fake police officer. Do you know there is no digital custody in India? I just came here. I just came here with the whole media just with me, and I'm just making an official FIR against you on this number 9774273353. Okay. No problem at all. I'm just registering. I am just registering an FIR against you. 50,000 और 1011 ये जमा करो। और मैंने बोला कि ये साड़ी इसका क्यों है कृष्णा। कब से आपको अरेस्ट किया था? 3 दिन हो गए, 3 दिन। मेरा माथा कल रात में ठनका जब इसने बोला आप म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट करो। मैम क्या इसने 10 लाख रुपए आपसे ले लिए हैं? जी हाँ, मैंने अकाउंट से ये ट्रांसफर कर दिए और इसने बोला कि ये भेज दो इसे। अच्छा,
तुम मैनेजर को फोन करो, काट ले, तुमको मैसेज 10 लाख रुपए आप डाल चुकी हैं जी। मैम किस गेटवे के थ्रू डाले, ऑनलाइन डाले हैं, कैसे डाले हैं पैसे? मैंने नेफ्ट के, इसने बोला कि इस नंबर में करो, इसकी जांच होगी। अच्छा, तो ये नंबर था सारीज वारीज कुछ लिखा हुआ है। मैम ऐसी क्या धमकी इसने आपको दी थी? 10 लाख डाल दी जी हाँ, 10,50,000 इसमें अमाउंट लिखा हुआ है। मैम किस तरह से इसने मजबूर किया इतना? मजबूर ऐसे क्या कि आप लोग जो हैं, ये जो जिसका भी नाम लिया जेट एयरवेज, एक आपका आधार नंबर से एक नंबर अंधेरी ईस्ट में किसी का मतलब लिंक्ड है, उसके अकाउंट में पहले तो इसने बोला 450 करोड़ डाले गए हैं, फिर बाद में इसने बोला कि आपके अकाउंट में 6 करोड़, और कल रात में इसने कल दिन में बोला ये रुपए भेजो, इसकी जांच होगी। फिर हमारे सीबीआई ऑफिसर आपसे बात करेंगे, तो वही आएगा ना, है ना, सीबीआई ऑफिसर आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये पैसा वापस हो जाएगा आपको, ये भी बोला। तो मैंने कहा कितने बजे तक? बोले आज 12:30 बजे तक। तब तक मेरी तबीयत भी खराब थी, फिर मैंने रात भर। धमकियां कैसी दे रहा था वो? धमकियां जान से मारने की? सादे कपड़े में नीचे लोग रहेंगे, आपको जान का खतरा है, कोई ऐसी बात हुई किसी से बताया तो आपको सीबीआई अफसर जी। अब ये चूंकि इस तरीके से, जैसा कि मैम ने बताया कि अभी 2 दिन से लगातार इनको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से जो एक हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था इन्होंने, और अपने आप को सीबीआई बताना, कभी अपने आप को मुंबई पुलिस बताना, और जो नंबर है वीडियो कॉल पे अपना चेहरा नहीं बताना, बाकी इनसे कहना कि आप वीडियो पर अपना शो दिखाइए। मैंने भी लगातार उनसे आपके सामने लगातार बात करी है, पर वो चेहरा लेके अपना नहीं आए हैं ताकि उनका फोटो भी ना आने पाए। मुझे लगता है कि पहली देश में ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें लाइव आप लोगों ने रेस्क्यू भी किया, और टीवी पे भी जो वारदात करने वाले थे वो लाइव दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि इनका तो खाली नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका चेहरा तो नजर नहीं आया हमें अभी भी ये लगातार कॉल कर रहा है, बट ही इज जस्ट नॉट शोइंग हिज फेस। तो फेस तो नहीं आया, बट नंबर हमारे पास में है जिस नंबर से कॉल आया हुआ है, और उस नंबर के अगेंस्ट में हम चूंकि मैम से कंप्लेन लेके इसमें केस रजिस्टर्ड करके आगे कार्रवाई। अभी भी आपसे कई सारी बातचीत भी उसने की है, क्या कुछ वो कैसे अपने आप को तो मतलब ऐसी बातें बताना कि मतलब आप पुलिस नहीं हो, मेरे को ये साबित करना चाह रहा था कि आप पुलिस नहीं हो और आप इनकी साथ मदद करने आए हुए हो। इसको पकड़े जाने के, इसके ट्रेस होने के, और ये 10 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं, इसके वापस होने के सर कितने चांसेस हो सकते हैं? देखिए, ये तो अभी हम तत्काल जो हमारा एक इमरजेंसी रिस्पॉन्ड नंबर होता है, हम उस पर कॉल करके, क्योंकि ये कल का मामला है, कल इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, अगर ये राइट नाउ अभी का मामला होता तो हम इसको अभी रोकने का प्रयास भी करते, अभी भी कोशिश करेंगे। शायद अगर गेटवे तक पैसा नहीं पहुंचा हो तो अगर बीच में कहीं रुक सकता हो तो मैं रुकवाता हूँ इसको। और दूसरा, ये जो नंबर है, इस नंबर को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नंबर की लोकेशन कहाँ है वो तो अभी पता चल जाएगी, बट क्या कैफ है, किसके नाम रजिस्टर्ड है, तो ये सारी चीजें अभी हम जाके पता करेंगे। और इधर संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी। अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा, और साथ ही यह भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट को खोला नहीं जाएगा। संभल पर निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी। सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? तो संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश, निचली अदालत को कोई एक्शन नहीं लेना है। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए, और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे।
अगर कड़ी सुरक्षा के बीच आज संभल की जामा मस्जिद के पास जुमे की नमाज पूरी हुई। सैकड़ों नमाजी शाही मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बाद शाही मस्जिद में नमाजियों की पहले के मुकाबले कम दिखी। तकरीबन 3,500 की संख्या पिछले शुक्रवार को हुई थी, लेकिन आज 1,000 के आसपास भी नहीं पहुंचे लोग। हालांकि पुलिस ने पुलिस मित्रों और वॉलंटियर्स का सहारा लिया, जिनके जरिए नमाजियों को नमाज के बाद जल्द घर चले जाने के लिए भी कहा गया था। ड्रोन से पूरी निगरानी भी रखी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और शादी के बाद दुल्हन की विदाई या कार से या डोली से होती हुई देखी गई है। वहीं इन दिनों दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करने का ट्रेंड भी चल पड़ा है। आगरा में शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग नए नए प्रयोग करते हैं। आगरा में एक शादी की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि यहाँ शादी के बाद दुल्हन की विदाई डोली या कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से हुई। आगरा के अकोला चाहर बाटी गांव के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय के मैदान में हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन उतरे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंची। कई ग्रामीण तो दूर दूर से हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने लगे। दूल्हा दुल्हन के लिए भी उनकी शादी बेहद यादगार बन गई। अकोला चाहर बाटी गांव के रहने वाले विवेक की शादी गुरुग्राम की रहने वाली नेहा से तय हुई। बुधवार को दोनों की शादी गुरुग्राम में हुई थी। जब विदाई की बारी आई तो सब हैरान रह गए। दूल्हा दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर आया था। मेरे दादाजी, उनका सपना था कि मैं अपनी नाती की बहू को हेलीकॉप्टर से लेकर आऊं, तो उनका वो तो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनका अपने गांव में सभी नगला परमार हवेली वालों के बीच में लेकर आऊं, तो वो तो नहीं रहे। तो उसका सपना मेरे पिताजी, मेरी दादी और मेरे चाचा जी ने मिलके मेरे पूरा किया है। एक्चुअली मैंने कभी ऐसा मैंने कभी ऐसा मेमोराइज नहीं किया था, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले एक बार बैठ चुकी हूँ, बट अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठना और ऐसे विदा होके आना, दैट्स अ वेरी बहुत अच्छी बात है। और ऐसा बहुत खुश नसीब लोगों को ही मिलता है, जो मेरे को नसीब हुआ। ग्रामीणों के लिए भी ये एक तरह का नया अनुभव था। आज तक कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को इस तरह हेलीकॉप्टर से नहीं लेकर आया था। एहतियात के तौर पर इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। अकोला चाहर बाटी और आसपास के इलाकों में इस शादी की बहुत चर्चा हो रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।